Hello everyone and welcome again in the next video for the class 8 and the chapter is crop production and its management. The chapter 9 of the DAV school. बच्चों इस चैप्टर्स का ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो है जहां पर बहुत ही आसान तरीके से आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स, क्योंकि ये वीडियोस पहले लंबा होने वाला है और अगर आप लोग उतना पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो वीडियो को स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए. जिन बच्चों का ये चैप्टर्स हो गया है चेक कर लीजिए कि इस चैप्टर्स में जितनी नई नई बातें आपको बताई गई हैं क्या वो सारी बातें आप जानते हैं या नहीं है. सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 9 एंड इट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट. बच्चों एकदम शुरू से हम लोग शुरू करेंगे और आपको मालूम है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. क्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों फसल. जैसे आप अपने घर में जो खाना खाते हैं जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, इन सब के प्रोडक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन लोग हैं इनके पीछे जो इनको प्रोड्यूस करते हैं, इन सब के बारे में हमें यहां क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. सो जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग है द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन. पहले नोट कीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्या है. ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए. द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप्स और द प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द क्रॉप प्रोडक्शन. तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन की बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में किसान याद आने लगते हैं, फार्मर्स. क्योंकि हमें सब मालूम है कि किसान ही ऐसे हैं जो हमें क्रॉप प्रोड्यूस करके देते हैं. यानी हम सबके ऊपर उस किसानों का कर्ज है जो कि खूब दिन रात मेहनत करके जो फसलें उगाते हैं वो फसलें हम तक पहुंचाते हैं. अब किन्हीं को लग रहा होगा कि किसान अगर फसल उगाते हैं तो वो बेचते हैं, बदले में उनको पैसा मिलता है, तो वो हम पे कैसे एहसान कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं बच्चों. जरा आप सोचिए, क्या आपको कोई बोले कि आप किसान बन जाओ तो क्या आप किसान बन पाएंगे? क्या यह इतना आसान है? अगर नहीं तो इसका मतलब ही है कि आप क्रॉप प्रोडक्शन करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए फार्मर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को लेके. तो जब फार्मर्स किसी भी चीज की खेती करते हैं या कल्टीवेशन मतलब खेती करना. सो द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप्स, एक ही तरह की फसलों की जब खेती होती है और बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों, लार्ज स्केल. ऐसा नहीं कि आप अपने घर के पीछे के किचन गार्डन में 2-4 सब्जियां उगाते हैं और आप सोचते हैं कि आप किसान हैं. बिल्कुल नहीं. इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो खेती होती है, बहुत बड़े स्केल में की जाती है, लार्ज स्केल में की जाती है. ठीक है, मतलब बहुत बड़ी जमीन होगी, उसमें वो बहुत तरह के प्रैक्टिसेस करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, किसानी में जो काम किया जाता है वो काम करेंगे और फाइनली क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे. तो आपको याद रखना है कि द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप, किसी भी एक टाइप का क्रॉप्स को वो खेती कर सकते हैं एक टाइम में. फिर जब वो फसलें कट जाती हैं तो फिर वो दूसरा काम करेंगे. तो इनको हम कहते हैं बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन. अब ये क्रॉप प्रोडक्शन करने में किसान कौन कौन सा काम करेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. मतलब कि एक्टिविटीज undertaken for growing of crops is called agricultural practices. अब आप जरा सोचिए, अगर क्रॉप प्रोडक्शंस करना हो तो किसान कौन कौन सा काम करेगा, और वो जो भी काम करेगा, जो भी स्टेप वाइज काम होगा, वो सारा काम ही, वो सारी एक्टिविटीज को ही हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. मतलब खेती करने के लिए जो जो काम किया जाता है उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को समझने से पहले थोड़ा हम ये समझ लें कि हमारे देश में यानी इस इंडिया में
कौन कौन से फसलें जो होती हैं ज्यादातर पाई जाती हैं। तो बच्चों अपने इस इंडिया में जनरली दो तरह की फसलों के बारे में बात होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दो तरह की फसलें होती हैं। सबसे पहला जो फसल होता है उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, ये नाम है। और दूसरा होता है बच्चों उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। क्या करेंगे, देखो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स किनको बोलते हैं? सिंपल सी बात, वो क्रॉप्स जिनको जून टू अक्टूबर के महीने में जिनको उगाया जाता हो या जिनकी प्रोडक्शन किया जाता हो। The crops that is used to produce during June to October, they are known as खरीफ क्रॉप। नाम दे दिया गया। अब जरा गेस करो कि जून से अक्टूबर में आप अगर अपने घरों में रहते हैं या आप कभी रोड में सफर करते हैं तो आपको कौन कौन सी फसलें नजर आती हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, एग्जाम्पल्स अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे जो जून से अक्टूबर में जिनको लगाया जाता है, तो आप देखते होंगे इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है पैडी, मतलब समझ लो राइस, आपका चावल, जो चावल आप खाते हैं वो जनरली पैडी प्लांट से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पैडी जो हो गया वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए? आपका खरीफ क्रॉप्स के लिए। उसके बाद देखो पैडी के बाद बच्चों आता है मेज। जरा सोचो, अभी आपका अगस्त का टाइम है और अगस्त में थोड़ी बारिश भी हो रही है और आप मार्केट में देखते होंगे जो मेज होते हैं, मक्का, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखाई देता है। मतलब वो प्रोड्यूस होके लोग तोड़ तोड़ के बेच रहे हैं। मतलब ये एक तरह का कैसा क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन ये दो नाम बहुत ही फेमस है। सोयाबीन भी हो सकता है, सोयाबीन, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे बच्चों, ये है खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, जो कि जून टू अक्टूबर में। अब कहानी यह है कि क्या ये सब चीजें जो है पैडी, मेज, सोयाबीन, क्या सर हम जून टू अक्टूबर में ही लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, हम जून टू अक्टूबर में लगा सकते हैं। सर अगर इसके पहले लगाएं या इसके बाद लगाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों, प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर किसान गलती से इसकी फसलों को दिसंबर में डाल दिए, नवंबर में डाल दिए, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। जरा सोचो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जून टू अक्टूबर में गर्मी ज्यादा होती है और बरसात ज्यादा होती है। यानी इन फसलों को, जो कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ऐसे प्लांट्स को गर्मी का मौसम ज्यादा सुटेबल है उनके ग्रोथ के लिए, एज वेल एज बारिश में जो पानी मिलता है वो सफिशिएंट अमाउंट में इनको मिल सकता है। और ऐसे फेवरेबल कंडीशंस में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। और जो प्लांट्स जून टू अक्टूबर में ग्रो कर रहे हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो वहां बारिश नहीं होगी, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और वैसे केसेस में आपका इन सब का ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ द खरीफ क्रॉप्स इज प्लांटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, तो क्या लिखेंगे? द क्रॉप विल नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। द क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा और इट विल बी मिनिमाइज, थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कीजिए जरा सा, ओके। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज रबी क्रॉप्स। बच्चों याद रखना, ये सब जो जून टू अक्टूबर है इसमें रेनी सीजन अगर कोई पूछता है तो रेनी सीजन आप बता सकते हैं। समर सीजन होता है जनरली, तो इसमें पानी का अमाउंट काफी ज्यादा उन लोगों को मिलता है। नोट कर लीजिए। अब मैं रब करता हूं लेफ्ट साइड वाला। चलिए, अब क्या है बच्चों कि खरीफ क्रॉप्स की तरह जो आपका रबी क्रॉप्स है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स इन द सिमिलर मैनर, रबी क्रॉप्स को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो देखिए रबी क्रॉप्स में है ना, नेक्स्ट वन हमारा है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बाद रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या है? तो बच्चों वैसे क्रॉप्स, अब कौन कौन सा मंथ बचा जरा चेक करो, कमेंट करके आंसर बताइए। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से मंथ्स होते हैं? नवंबर टू अप्रैल, याद रखना, नवंबर टू अप्रैल। अब जरा चेक करो बच्चों, जून से अक्टूबर पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर में शुरू हो गया। मतलब अक्टूबर में जब नवरात्रि आता है उस समय कटिंग का टाइम आता है, मतलब लोग उसको काट के तैयार करते हैं और फिर रबी क्रॉप्स के लिए फील्ड को प्रिपेयर करते हैं। मतलब नवंबर टू अप्रैल, फिर आता है अप्रैल के बाद मई। देखो तो अप्रैल से जून तक में जाने में सिर्फ मई मंथ का गैप है। मतलब इस गर्मी का, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है और किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल होता है मई में। तो मई में हम किसी भी तरह का प्लांटेशन थोड़ा कम करते हैं। क्लियर? क्योंकि एक टाइम मिलता है जब खेतों को थोड़ा
नोरिश किया जाता है। इसका मतलब उनमें उनकी फर्टिलिटी को थोड़े दिन के लिए बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो नवंबर जो अप्रैल के समय में जो क्रॉप्स आपके प्रोड्यूस होते हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। अगर एग्जाम में डिफिनेशन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रबी क्रॉप्स, तो आप बोल सकते हैं द क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल, दे आर नोन एज अ रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसका बहुत जरूरी, आपने देखा होगा व्हीट, मस्टर्ड का नाम आते ही एक मूवी याद आ जाती है डीडीएलजे, है ना, जहां पर शाहरुख खान जो है वो किसी पीले पीले फूलों वाले खेतों में अपने आप को रखते हैं। याद करो, वो जो पीला फूल है ना बच्चों, वो मस्टर्ड का, सरसों का फूल। क्लियर? जितने भी पल्सेस होते हैं, जनरली पल्सेस, वो सब इसी टाइम में होते हैं। ओके, दाल बहुत ज्यादा उस समय प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द रबी क्रॉप। और सीजन कौन सा रहता है? जरा सोचो, नवंबर टू अप्रैल में आप स्वेटर पहनते हो, मतलब विंटर सीजन रहता है ज्यादातर। कौन सा सीजन? विंटर सीजन। मतलब ये सारे क्रॉप्स जो है बच्चों, वो विंटर सीजन में हो सकते हैं। और ये सारे क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कब हो सकते हैं? रेनी सीजन या फिर समर सीजन में हो सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे देश में जनरली यही दो चीज है। अब जरा सोचो, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने ज्यादातर क्या खाया है? तो मेरे ख्याल से कमेंट करिएगा पहले अपना अपना आंसर कि आपने ज्यादातर क्या खाया है। लेकिन मेरे ख्याल से दो चीज ऐसा है जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस रहते हैं। खरीफ क्रॉप्स का राइस, जिसको चावल कहते हैं, और व्हीट, जिससे आटा बनता है। मतलब या तो रोटी आप खाते हैं या फिर चावल। जरा सोचिएगा कि आप रोटी और चावल बहुत हर दिन खाते हैं लेकिन फिर भी बोर नहीं होते, है ना। मम्मी से रोज सुबह बोलते हैं, मम्मी आज रोटी बना दो, है ना। रोटी का अलग अलग शेप हो सकता है, कोई पराठे खाएगा, कोई पूड़ी खाएगा, है ना। उसी तरह राइस का भी, यानी चावल अलग अलग हो सकता है। जैसे आप राइस के बहुत सारे आइटम्स बना के खा सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और इसीलिए हमारा जो देश है वो इन सब चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम होना चाहिए। आपने वेस्ट बंगाल का नाम सुना होगा, आपने नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का नाम सुना होगा। इन सब जगह पर ये सारी चीजें, पंजाब का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो ये सब चीजें यहां पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है? ओके। अब ये अगर आपको ये पता चल गया कि हमारे देश में कौन कौन से क्रॉप्स हो गए हैं, अब हम जानेंगे कि किसान आकर इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सा काम करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। तो अब हम लोग आते हैं, अगर आपने खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स कर लिया, तो अब हम लोग आते हैं आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। एक बात और ध्यान देना है बच्चों कि आप लोगों के बच्चों ये जो खरीफ क्रॉप्स है ना, ये एक अरेबिक लैंग्वेज है। अरेबिक लैंग्वेज, खरीफ एंड रबी। तो रबी ये सब कैसा लैंग्वेज है? अरेबिक, अरब भाषा का ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्प्रिंग। और इसीलिए जो रबी क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो स्प्रिंग में हार्वेस्ट होते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग। फसलों को जब काटा जाता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में हार्वेस्टिंग होता है। खरीफ भी एक अरेबिक लैंग्वेज है और इसका मीनिंग होता है ऑटम। तो क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको कौन से सीजन्स में हार्वेस्ट किया जाता है? When the खरीफ क्रॉप इज बीन हार्वेस्टेड। कमेंट करिए योर आंसर, कमेंट योर आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। So this is all about the kharif crops and the rabi crops. Now we will move towards the next one, that is the agricultural practices. तो agricultural practices को समझने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। As you all know that the agricultural practices is the activities. ये एक activities है that is undertaken for the crop production. ध्यान से समझिएगा, very important है ना। पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग बात करेंगे agricultural practices। मतलब अगर कोई पूछता है क्या होता है ये, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब दोज एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज की जाती है उनको हम फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आप बताओ बच्चों कि अगर कभी भी हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करना हो, जनरली ये सारे एक्टिविटीज करेगा कौन? फार्मर्स करेंगे। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप कभी एग्रीकल्चरल फील्ड विजिट किए हैं? क्या आप अपने आसपास के किसी खेत में गए हैं या कभी किसानों से बात किए हैं कि आखिर वो इन सब चीजों को किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उगाते हैं?
तो सबसे पहला जो काम होता है बच्चों वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब जो किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। आपने देखा होगा या तो वो हल चलाते हैं या फिर वो ट्रैक्टर चलाते हैं जिससे वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। मिट्टी को वो हम ये कह सकते हैं कि एक क्रम्स के रूप में रहने नहीं देते। इट मीन्स ऑलवेज दे आर ट्राई टू स्टॉप दैट वन। तो सिंपल सी बात है कि वो मिट्टी का किसी भी फॉर्म में मतलब उसके सॉलिड फॉर्म में हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहने नहीं देते। आपने देखा होगा जब आप खेतों में कभी जाते होंगे तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले से दिखाई देते हैं, है ना, मतलब एक कॉम्प्लेक्स वाला, और उसको अगर हम किसी से ब्रेक करना चाहें तो वो हमेशा लूज हो जाएंगे। तो बच्चों जो आपका हल चलाने का मेन पर्पस यही होता है कि उसको थोड़ा लूज करना, मिट्टी को लूज करना, ताकि जो आप बीज उसमें डालेंगे उसका वो काम अच्छे से वो ग्रो कर पाए। तो बच्चों पहला काम यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो फर्स्ट वर्क है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। इसके बारे में और भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा जो है बच्चों वो है जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो किसान क्या करेंगे, उसमें बीज लगाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स, बीज लगा दिया उन्होंने, हो गया क्लियर। याद करते चलेगा स्टेप। ओके, अब किसानों ने बीज लगा दिया तो तीसरा काम क्या होगा, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब किसानों ने पहले जमीन को बनाया, उसके सारे मिट्टी को लूज किया, उसके बाद उन्होंने बीज को लगा दिया। बीज लगाने के बाद उसमें खाद डाला गया। मैन्योर्स का मतलब खाद, जो कि घरों के किसी भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाए जाते हैं। सो एनीवन ऑफ यू कैन कमेंट द आंसर दैट व्हाट डू यू मीन बाय द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कितने लोगों को मालूम है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और बच्चों मैन्योर्स जनरली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। आपने सुना होगा सिंदरी का नाम, जहां पर यूरिया का सबसे बड़ा कारखाना है ना, और अभी वो बंद हो चुका है लेकिन अब आने वाले टाइम में वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो फर्टिलाइजर्स वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। केमिकली फर्टिलाइजर्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल घरों में जो आपकी मम्मी वेजिटेबल्स के पील्स होंगे, फ्रूट्स के पील्स होंगे, उनके जो छिलके होते हैं उनको कहीं फेंक देते हैं, वो सड़ता है। इवन हम लोग काउ डंग का यूज करते हैं, गाय के गोबर का यूज करते हैं, और जितने भी सूखे लकड़ी हैं आपके जो पत्ते हैं इन सब का यूज किया जाता है। और उन सबको क्या करेंगे, जनरली डिकम्पोज कराया जाता है, सड़ाया जाता है, और फिर वो खाद के रूप में तैयार होता है जो कि किसान यूज करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन में। इजी। तो बीज लगाने के बाद किसानों को उस खेत के अंदर या उस एग्रीकल्चर में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को डालना है। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजर्स डालने के बाद बच्चों तो नेक्स्ट वन होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब पानी कौन डालेगा, पानी यानी वाटर सप्लाई, मतलब जो भी आपका मैन्योर्स डाल दिया गया उसमें उसके बाद वाटर की सप्लाई की जाती है। नोट करिए इसको। तो इसके बाद मैन्योर्स डालने के बाद वाटर की सप्लाई की जाती है, यानी पानी उसमें डाला जाता है ताकि हर बीज को पानी मिल जाए। इजी ना, ये चार मेथड सबको समझ में आ गया है। कमेंट करके ये चारों बिना देखे, अगर आपको याद हो गया तो बिना देखे ये चारों मेथड्स कमेंट करिए। कमेंट करना जरूरी है इसलिए क्योंकि मुझे ये पता चले कि मेरे कितने सारे बच्चे इसको सीख रहे हैं। मतलब पहला काम किसान क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को बनाएगा। कैसे बनाएगा, मतलब उसको लूज करेगा। जो टाइट मिट्टी हो गई उसको थोड़ा लूज करना है। कैसे करेंगे, बात करेंगे हम लोग। उसके बाद सोइंग ऑफ सोइंग मतलब बीज को लगाना। बीज कैसे लगाया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद खाद को डाला जाता है। फिर उसके बाद इरिगेशन मतलब पानी की सप्लाई की जाती है। क्या यहां तक क्लियर, क्या यहां तक क्लियर है? ओके। अच्छा बच्चों, आपको लगता होगा कि ये 4 स्टेप करने में तो सर 1 दिन का काम है, आराम से हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही। ये सब 1 दिन का काम तो है, सिर्फ सॉइल को तैयार करने में बहुत दिन लगते हैं क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में होता है, ये बहुत छोटे अमाउंट में नहीं होता, तो टाइम तो लगेगा ही। मतलब इतना ही काम करने में उनको कम से कम 1 मंथ लगते हैं बच्चों। 1 महीने में सिर्फ ये 4 काम ही हुआ। आपको क्या लगता है कि ये 4 काम करने के बाद तो क्रॉप्स बड़ा हो गया, फिर वो उनको कटिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे और फिर पहुंचा देंगे मार्केट में और पैसे ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। इस 4 पॉइंट्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, मतलब पानी की सप्लाई हो गई, और उसके बाद जो उनका काम होता है वो इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चों, और वो होता है क्रॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब ये जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होने वाला है, जिसका अभी फॉर्मेशन होगा, जो अभी जन्म ले रहा है, उसको बचाना है।
अगर नहीं बचाएंगे, मान लो आपके खेतों में कोई हार्बीवोरस एनिमल चला गया, जैसे काऊ, गोट, बेफेलो, तो वो इन सब प्लांट्स को बर्बाद कर देगा। इवन सिर्फ वैसे ही काऊ से नहीं, इनके अलावा बहुत सारे वीड्स से, अब वीड्स क्या होता है बात करते हैं, एंड पेस्ट से, इन सब से बचाना है। क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। मैं एक हल्का फुल्का आइडिया आपको दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। वीड्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि कोई एक किसान है और उस किसान ने क्या किया कि अपने खेतों में गेहूं का पौधा लगाया, गेहूं का बीज लगाया। तो गेहूं का बीज अगर उस पूरे क्रॉप्स में, पूरे फील्ड में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो गेहूं का बीज है उसके अलावा जो प्लांट्स उसमें नजर आएंगे, जैसे घास नजर आते हैं, कुछ छोटे मोटे प्लांट्स नजर आते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, किसानों ने लगाया तो नहीं था उस घास को, लेकिन फिर भी वो अपने आप निकल आया, तो वैसे अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। उसमें ग्रासेस भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे छोटे मोटे प्लांट्स हो सकते हैं। मतलब मेन क्रॉप के अलावा, मेन क्रॉप कौन सा था कमेंट करिए, व्हीट का, उसके अलावा जो कोई भी प्लांट्स होंगे दे ऑल आर नोन एज वीड्स। तो किसान जो होते हैं उन वीड्स को हटाते रहते हैं। कैसे हटाते हैं हम लोग बात करेंगे इसमें। और पेस्ट क्या होता है, जैसे रैट्स, स्नेक्स, है ना, आपने देखा होगा चूहे जो होते हैं, जहां भी बीज लग गया तुरंत वहां पर खोद के खाना शुरू कर देंगे। तो उन सबसे भी बचाने के लिए किसानों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि देखो बच्चों, जून से अक्टूबर, है ना, अगर मान लो अगर मैं खरीफ क्रॉप्स की बात करूं तो वो जून से अक्टूबर तक होता है। अगर रबी क्रॉप्स की बात करूं तो वो नवंबर से अप्रैल तक होता है। तो इसका मतलब नवंबर में लगाएंगे तो अप्रैल में काटेंगे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ, 6 महीना इधर और 6 महीना उधर। तो जरा सोचो कि 6 महीने में, 1 महीने में ये 4 काम, क्रॉप प्रोटेक्शन में टोटल 5, मतलब और जो 5 महीना बचा या फिर समझो 4 महीना बचा, उसमें उनको रखवाली करनी पड़ती है किसानों को। जरा सोचो, आपको अगर कोई बोले दिन रात, कोई ठिकाना नहीं, रात में आ जाएगा या दिन में, तो उनको देखना पड़ता है कि इस क्रॉप प्रोटेक्शन में कि कोई मेरे फसलों को नुकसान ना करे। ठीक है। उसके बाद जब ये क्रॉप बड़े हो जाते हैं, सेफली प्रोड्यूस होते हैं, तो बच्चों इसके बाद जो करते हैं वो करते हैं हार्वेस्टिंग। कमेंट करिए हार्वेस्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया था। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप। क्रॉप बड़े हो गए तो काटना है, हार्वेस्टिंग करना है। क्लियर। अब कटिंग कर लिया। अब बच्चों कटिंग करने के बाद ना, ऐसा नहीं है कि कटिंग कर लिया और वो क्रॉप्स मार्केट में चला गया, नहीं, उसको स्टोर भी करना जरूरी होता है। मतलब कटिंग करने के बाद ऐसा अगर खेतों में ही छोड़ दें तो वो पूरा का पूरा अनाज या क्रॉप्स जो होगा वो सड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, और सही जगह से अगर स्टोरेज ना मिले तो ये अनाज या ये क्रॉप्स जो होता है वो सड़ जाता है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज द स्टोरेज। और स्टोरेज करने के बाद ही वो सप्लाई करते हैं मार्केट्स में, और मार्केट्स में फिर जाकर हम खरीदते हैं, और हमें लगता है कि हमने बहुत चीजें खरीद ली पैसे देकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो किसान इतनी मेहनत करके, इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके आपके पास जो खाना पहुंचा रहे हैं, क्या आपकी कीमत या आप जो उनको पैसा देकर खरीद रहे हैं, क्या वो उतना ही होगा या उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा? मेरे ख्याल से कि उनकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आपने तो पैसे देके खरीद लिया, लेकिन एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, वो ये कि कभी भी अपने भोजन को जितना आपने थाली में लिया है उसको बर्बाद नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर रेस्पेक्टिंग द फार्मर्स। आप उनकी मेहनत का रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यह मैं कभी कोई किसान बोलने नहीं आएगा। जिस तरह हम अपने सोल्जर्स के लिए, है ना, देश के जो हमारे जवान हैं उनके लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं, उसी तरह बच्चों आपके फार्मर्स के लिए भी आपके मन में एक रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए। आपको मालूम है ना, देश के जवान तभी लड़ सकते हैं जब वो खाना खा सकते हैं, यानी बिना खाए फौज भी नहीं लड़ती। और वो हिम्मत कहां से मिलता है उनको? फार्मर से। तो आपको नहीं लगता कि फार्मर्स कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही, फार्मर्स भी इंपॉर्टेंट हैं और हमारे देश के जवान भी। इसीलिए तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो मुझे उम्मीद है कि उस नारे का क्या अर्थ है, वो स्लोगन का क्या अर्थ है, आज आपको क्लियरली पता चल गया होगा। ठीक है, तो जवानों की भी जय और किसानों की भी जय। तो एक पूरे आइडिया से, एक रफ ब्रीफली आइडिया से आपको ये पता चल गया कि हाउ द फार्मर्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज दे आर प्रोवाइडिंग अस, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे आर अंडरटेकन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्या है बच्चों, थोड़ा सिलेबस में आते हैं। अब सिलेबस में करना क्या है कि इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल स्टडी करना है।
अरे भाई, किसानों ने सॉइल को बनाया तो कैसे बनाया? अगर आप सिर्फ किताबों में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा। अगर आप सच में फील्ड में जाकर देखना चाहते हैं बच्चों, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहता है। तो हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करने में क्या क्या होता है, क्या फायदा है, इन सब के बारे में। फिर सोइंग ऑफ सीड्स में क्या क्या होगा, एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड फाइनली स्टोरेज। तो हम लोग जल्दी से ये 7 पॉइंट्स नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग एक एक करके पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, हो सकता है ये वीडियोस 1 घंटा 1.5 घंटा कितना का भी बन सकता है, क्योंकि मैं एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। जो बच्चे इतना सब जानते हैं वो स्किप कर लीजिए। मोबाइल आपके हाथों में है, आप अपने मोबाइल से फास्टेस्ट स्पीड में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ टाइमिंग नोट करते चलिए। अगर आप एक बार में पूरा वीडियो नहीं देख सकते तो अपना टाइम नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपने 20 मिनट का वीडियो देखा, 30 मिनट का देखा, उतना टाइम नोट कर लीजिए। उसके बाद जब कभी फिर टाइम मिले 30 मिनट के आगे बढ़िए। तो ये सब काम करके आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और जितना दिन आपका लगेगा, कमेंट करिएगा कि हाउ मेनी डेज यू गॉट और यू हैव टेकन टू कंप्लीट दिस वीडियो और द कंप्लीट दिस चैप्टर। उतना दिन कम से कम आपके क्लास में भी लग सकता है अगर आप रेगुलरली इस वीडियो को करते हैं तो चलिए जल्दी से नोट करिए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो सबसे पहला वर्क है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बच्चों, इसमें इतनी सारी बातें हैं, मैं इन सारी चीजों को मैं लिख नहीं पाता, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर लिख दे रहा हूं और मैं सिर्फ इसको समझा देता हूं। बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द लूजनिंग एंड टर्निंग इट। लूजनिंग का मतलब है उसको सॉफ्ट बनाना। अगर आप खेतों में जाएंगे तो खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ठीक है, और उन पीसेस को कहते हैं हम क्रम्स। देखो मैंने यहां लिखा है क्रम्स। कोई पूछेगा व्हाट इज क्रम्स, तो आप बोलेंगे बिग पीसेस ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चरल फील्ड। जहां पर खेती होती है उस जगह का जो बड़ा बड़ा पीसेस होता है सॉइल का, उसको हम लोग कहते हैं क्रम्स। ठीक है, नोट इट डाउन। क्रम्स जो होते हैं बिग पीसेस ऑफ सॉइल इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो क्या होता है कि जब भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा तो फार्मर क्या करते हैं, उन बड़े बड़े पीसेस को पीट पीट कर या कोई और मेथड से उनको मतलब सॉफ्ट बनाएंगे, उसको टर्न करेंगे, उसको लूज करेंगे। तो ये जो लूज करना हुआ, टर्न करना हुआ, इसी को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्लियर? गुड। द प्रोसेस ऑफ, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टाइलिंग। प्लॉइंग का मतलब हल चलाना, टाइलिंग का मतलब भी हल चलाना। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स में पॉइंट नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें यही आंसर है, प्लॉइंग और टाइलिंग। कुछ बच्चे प्लॉइंग भी लिखते हैं, कुछ बच्चे टाइलिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर एबल टू राइट डाउन द प्लॉइंग, बट फ्यू स्टूडेंट्स नो दैट द प्लॉइंग इज ऑल्सो नोन एज टाइलिंग। प्लॉइंग का ही दूसरा नाम है टाइलिंग। प्रोनाउंस कैसे करेंगे बच्चों इसको? प्लॉइंग, प्लॉइंग और ये टाइलिंग। ठीक है, टाइलिंग एंड प्लॉइंग। तो बच्चों, ये जो टाइलिंग और प्लॉइंग है, ये प्रोसेस का नाम है, वो तरीके का नाम है जिस तरीके से किसान उस मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न करते हैं। टर्न मतलब जो बड़े पीसेस है उसको टर्न कर दिया, बड़ा पीस था अब वो चूर हो गया, है ना, पाउडर में बन गया। और लूज मतलब जो कॉम्प्लेक्स था, बल्क था, वो अब सॉफ्ट हो गया। तो ये कैसे किया जाता है? तो जो इंप्लीमेंट और डिवाइस इसके लिए यूज होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं लोहे का हल होता है। देखो ING लग गया प्लॉइंग में, तो हल चलाना, और PLOUGH है प्लॉ। प्लॉ मतलब हल। जिस हल से चलाया जाता है उसको हम, वो लोहे का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। तो लोहे का होगा तो आयरन प्लॉ, और लकड़ी का होगा तो वुडन प्लॉ, या फिर ट्रैक्टर का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। आपने देखा होगा खेतों में किसान बैलों के सहारे, उनके गर्दन पे कुछ रखा जाता है लकड़ी का, और वो हल चलाते हैं, उसको प्लॉ कहते हैं। अगर लकड़ी का होगा तो वुडन प्लॉ और आयरन का होगा तो आयरन प्लॉ। कौन खींचेगा इनको? ऑक्सन। याद रखना, ऑक्सन मतलब बैलों के जो ग्रुप होता है, पेयर होता है, उसको ऑक्सन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सन के सहारे ये काम किया जाता है, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है? ये आयरन प्लॉ कर रहा है और वुडन प्लॉ कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों, ये काम किया क्यों जाता है? फायदा क्या है? बिना फायदा काम करेंगे नहीं सर। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको फायदा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस वीडियोस के सहारे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट यू कैन ऑब्टेन मोर एंड मोर मार्क्स। तो इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हो रहा है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा क्यों, किसान करेंगे क्यों? तो इसके लिए 4 फायदा, एंड इट इज द हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर्स आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और ध्यान से समझिएगा, आपने हल चलाया तो उसका फायदा क्या हुआ?
सबसे पहला, इट इंप्रूव्स द एयर सर्कुलेशन सो दैट रूट्स कैन रेस्पायर इजीली। बच्चों जब हम हल चलाते हैं तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, और जब हम उसके अंदर कोई प्लांट्स लगाते हैं और प्लांट्स का रूट बड़ा बड़ा होता है, जब वो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो रूट्स को भी सांस लेने की जगह मिलती है। अगर हम कोई सीमेंटेड जगह पे सीड्स को लगाएं तो क्या वो सीड्स ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी हार्ड मिट्टी में जाकर अगर हम सीड्स को लगाएंगे तो क्या वो सीड्स ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रूट्स होंगे वो रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला प्लॉइंग का फायदा यह है कि वो रूट्स के, प्लांट्स का जो रूट्स होता है उसको रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, इंप्रूव्स द एयर सर्कुलेशन। दूसरा, रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू सॉइल दैट इनेबल्स देम टू होल्ड प्लांट्स फर्मली। जरा सोचो कि अगर वो मिट्टी सॉफ्ट ना हो तो रूट अंदर की तरफ नहीं जाएगा, और रूट अंदर की तरफ नहीं जाएगा तो मिट्टी को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, और अगर प्लांट्स मिट्टी को ना पकड़े तो गिर जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका प्लांट्स गिर जाए, या फार्मर्स कभी चाहेगा कि उसका प्लांट्स गिर जाए? बिल्कुल नहीं। यानी वो चाहेगा कि रूट जो होगा वो बहुत नीचे तक जाए और वो सॉइल को होल्ड करके रखे। क्लियर? फर्मली मतलब बहुत जोर से होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे। नेक्स्ट, इट एनहांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। रिटेनिंग का मतलब होता है बच्चों रखना। अगर आपने कभी देखा होगा कि खेतों में जब पानी डाला जाता है तो कभी कभी पानी उसमें जम जाता है ना, और वो पानी जब जम जाता है इसका मतलब उसके अंदर पानी है, रिटेन रख सकता है। लेकिन कभी कभी कोई खेत ऐसा होता है जहां पर पानी कितना भी हो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, मतलब वो वाटर रिटेन नहीं कर सकता। क्लियर? तो इट इनहैंसेस, इनहैंसेस मतलब इनहैंस करना, बढ़ाना, मतलब अपने आप के वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना। इनहैंस मतलब इंप्रूव करना। तो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्या करने से बढ़ जाती है? प्लॉइंग करने से बढ़ जाती है, मतलब हल चलाने से बढ़ जाती है। जरा सोचो एक ऐसी जगह की मिट्टी हो जो बिना प्लॉ की हो, मतलब उसमें किसी तरह से हल नहीं चला हो, और एक ऐसी जगह की मिट्टी हो जहां हल चली हो। किसमें पानी ज्यादा रहेगा? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा रहेगी? ऑफकोर्सली जहां पर प्लॉइंग हो रहा है। कमेंट करिए आंसर, बिना कमेंट के आंसर मत बताइए। तो इट एनहांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट वन, प्लॉइंग हेल्प्स इन अपरूटिंग वीड्स। अभी मैंने वीड्स बताया, चलिए कमेंट करके बताइए फिर से वीड्स कितने लोग समझ रहे हैं? वीड्स का मतलब क्या? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अब मैं नेक्स्ट जब आपका वीडियोस होगा वहां पर बताऊंगा। तो प्लॉइंग करने से बच्चों रूट्स जो, वीड्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, अपरूट्स हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। अपरूट मतलब उखड़ जाना। जो प्लांट्स होंगे, जो वीड्स होंगे वो उखड़ जाएंगे। कैसे प्लांट्स? अनवांटेड प्लांट, क्रॉप, मेन क्रॉप के अलावा जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। तो प्लॉइंग करने से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इतना फायदा है, ठीक है? रूट्स अंदर की तरफ जाएंगे, एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ अपरूटिंग द वीड्स होगा। ये 4 फायदा आप लिख सकते हैं एडवांटेजेस में। क्लियर है सबको? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट करिए। ओके, जो सेकेंड प्रोसेस है, अब आपने देख लिया कि प्लॉइंग का क्या क्या फायदा है। अब बच्चों किसान क्या करेगा? उसमें बीज लगाएगा, तो उसको कहते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। और वही मैंने लिखा, प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज लगाना। अब किसान बीज कैसे लगाता है? या तो वो हाथ से छींट कर लगाएगा, या फिर एक कोई इंप्लीमेंट का यूज करेगा, डिवाइस का यूज करेगा। बच्चों अगर वो हाथ से छींटता है खेतों में तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मैंने लिखा वेज ऑफ सोइंग, किस तरह, कौन से तरीके से वो बीज लगा सकता है। सो ब्रॉडकास्टिंग द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड मैनुअली। मैनुअली का मतलब आदमी अपने से करेगा। तो कैसे कर सकता है आदमी? हाथ से छींट कर सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और दूसरा होता है बच्चों सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? एक स्पेशल इंप्लीमेंट होता है जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ रहता है। एक फोटोज में आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वो सीड ड्रिल्स वहां पर लगा हुआ है। ओके, चेक इट आउट। तो अब आपने देख लिया होगा कि मैं जहां खड़ा था वो एक एक्चुअली में एक ट्रैक्टर था, और उसके पीछे में जो था वो सीड ड्रिल लगा हुआ था। वही सीड ड्रिल जिससे बीजों को जमीन के अंदर में डाला जाता है। और एक्चुअली में होता क्या है, उसके अंदर में आपने देखा होगा वो बैक साइड का पोर्शन था जो ढका हुआ था। एक्चुअली बच्चों वो एक तरह का फनल होता है, और या लॉन्ग पाइप्स होते हैं, जिस पाइप्स के थ्रू ड्रिलिंग मशीन जमीन के अंदर होल करती है, और जो बीज होते हैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर चले जाते हैं। अब कहानी ये है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द सीड ड्रिल ओवर द ब्रॉडकास्टिंग। मतलब अगर हम सीड ड्रिल से बीज लगाते हैं जमीन के अंदर, और एक हाथ के द्वारा, है ना,
ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब हाथ से छींटना बीज को, ये ब्रॉडकास्टिंग है। तो आखिर सीड ड्रिल का फायदा क्या है? तो बच्चों सीड ड्रिल से अगर हम काम करेंगे तो एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, जबकि हाथ से छींटते छींटते बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो जाता है। इट मीन द सीड ड्रिल इट मेक्स इजियर द प्रोसेस ऑफ द सोइंग ऑफ सीड्स। दूसरा, जैसे ही हम सीड ड्रिल करते हैं तो आपने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन होती है जो मशीन जमीन में ड्रिल करती है, तो जो बीज होता है वो एक प्रॉपर डेप्थ में चला जाता है जहां से वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। लेकिन बच्चों जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम, उस ब्रॉडकास्टिंग में कोई जरूरी नहीं है कि बीजों को सही तरीके से डेप्थ में जाना पड़े, और इसके चलते बहुत सारे बीज बर्बाद भी हो सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द सीड ड्रिल ओवर द ब्रॉडकास्टिंग। आपके सेक्शन डी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर में आप देख सकते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन ये कि व्हाई इज द यूज ऑफ द सीड ड्रिल इज मोर एडवांटेजेस देन दैट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग। उसमें आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। इसका मैंने सेकंड पार्ट भी बना दिया है ऑलरेडी, जिसका क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बच्चों ये तो हो गई सोइंग ऑफ सीड्स की बात, जहां पर बीजों को लगाने का काम कैसे करते हैं ये देखा जाता है। अब कहानी ये है बच्चों कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बीज को इसी तरह हाथों से छींट कर ही या फिर सीड ड्रिल की मदद से ही वो काम किया जाए। कभी कभी बीजों को खेतों में लाने से पहले भी एक छोटे से प्लॉट में उस प्लांट्स को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि उसमें कुछ प्लांट्स का नाम मैंने बताया पैडी, जैसे धान का पौधा, पैडी मतलब धान का पौधा, चिली जो मिर्च का पौधा होता है, और टोमेटोज जो टमाटर का पौधा होता है। बच्चों इसको अगर हम लोग कभी फाइनली एग्रीकल्चरल फील्ड में लगाने से पहले उसको कहीं छोटे से प्लॉट में या छोटे से लैंड एरिया में ग्रो कराते हैं, जिनको हम नर्सरी कहते हैं। आपने नर्सरी का नाम सुना होगा, जहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं, है ना। अलग अलग जगह पर नर्सरी होता है जहां छोटे छोटे पेड़ पौधों को ग्रो कराया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन वो वहां पर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो बस उनका स्टार्टिंग स्टेज है। लेकिन अगर हम उनको चाहते हैं कि वो और भी बड़े हों तो उनको हमें एग्रीकल्चरल फील्ड में लाना पड़ता है। तो बच्चों नर्सरी से मतलब स्टार्टिंग में नर्सरी में लगाया हमने, और नर्सरी से एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर हम लोग उसका ट्रांसफर करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ध्यान से सुनिए, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ यंग सीडलिंग्स। यंग सीडलिंग्स मतलब जो छोटे छोटे नए नए प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स अभी अभी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। यंग सीडलिंग्स फ्रॉम द, कहां से कहां ट्रांसफर किया हमने? नर्सरी टू एग्रीकल्चरल फील्ड। नर्सरी से एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो सच प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। अब किसी लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आगे ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत ही क्या है, क्यों नहीं हम डायरेक्टली इस टोमेटोज को डायरेक्टली एग्रीकल्चरल फील्ड में लगा दें और फिर उसके बाद वहीं पे ग्रो करेगा। एक्चुअली ट्रांसप्लांटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और आप लोगों का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5 यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि डिफाइन ट्रांसप्लांटेशन एंड राइट डाउन द 2 एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। तो एडवांटेजेस अगर हमें पता चल गए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि आखिर ट्रांसप्लांटेशन क्यों जरूरी है, क्यों नहीं हम टोमेटोज को डायरेक्टली एग्रीकल्चरल फील्ड में कर सकते हैं। तो सबसे पहला, इट हेल्प्स द फार्मर इन selective cultivation of healthier crops. बच्चों याद रखना कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये फार्मर्स को किस तरह हेल्प करता है। जैसे अगर कभी नर्सरी में कोई पौधा खराब हो गया तो फार्मर उसको लेके नहीं जाएगा एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो जब नर्सरी में कोई भी पौधा ग्रो कराया जाता है तो उस समय इस बात की कंफर्मिटी, या हम ये बोल सकते हैं इस बात की श्योरिटी बढ़ जाती है कि हम हमेशा 99% कौन सा प्लांट, हेल्थियर प्लांट को लेकर जा रहे हैं। क्लियर? मतलब ये इंश्योर करता है सिलेक्टिव कल्टीवेशन। सिलेक्टिव का मतलब होता है कुछ चुनिंदा पौधों को ही लेकर जाना है, और वो चुनिंदा पौधे कौन से होंगे? जो हेल्दी होंगे, ताकि एग्रीकल्चरल फील्ड में जाने के बाद उनके मरने के चांसेस या उनके खत्म होने के चांसेस, उनके डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो। अगर हम मान लो डायरेक्टली इस टोमेटोज, पैडी, चिली और भी जो प्लांट्स जो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, डायरेक्टली अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड में लगा दें तो हो सकता है कोई प्लांट्स मर जाए, हमारे पास चांस नहीं रहेगा बचाने के लिए, और हमारी प्रोडक्शंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे।
हमें चाहिए या फार्मर्स को चाहिए कि वो जो भी चीज लगा रहे हैं उससे काफी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि हमारे देश के लोगों को सही अमाउंट में खाना मिल सके। क्लियर? तो ये हो गया पहला एडवांटेजेस। इट हेल्प्स द फार्मर्स इन द सेलेक्टिव कल्टीवेशन, सेलेक्ट करके क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। ओके, अब सेकेंड एडवांटेज इसका देखो। सेकेंड ये है, इट इंश्योर्स द यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, कॉमा देके, वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स। अब जरा सोचो बच्चों, अगर हम लोग नर्सरी में पौधे को प्रोड्यूस करवाते हैं और वहां से एग्रीकल्चरल फील्ड में लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले कि हम वहां से हेल्दियर प्लांट को ही लेकर आएंगे। जाहिर बात है, कोई प्लांट खराब हो गया तो क्या फार्मर उसको लेकर आएगा या उसको नर्सरी में ही छोड़ देगा? नर्सरी में छोड़ देगा। यानी जो एग्रीकल्चरल फील्ड में, जहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में होता है, उस जगह पर एकदम सेलेक्टिव क्रॉप्स ही रहेंगे और वो हमेशा हेल्दियर रहेंगे। अब जब सेलेक्ट होके वो आते हैं तो उनको एक प्रॉपर प्लेस में लगाया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, जो कि इस बात की इंश्योरिटी देता है, इस बात की कंफर्मेशन देता है कि उनको सही तरीके से सनलाइट मिले। जाहिर बात है, प्लांट से तो सनलाइट चाहिए, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा। उनको वाटर सही अमाउंट में मिलता है और मिनरल्स भी सही अमाउंट में मिलता है। यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी मतलब इक्वल अमाउंट में, बराबर अमाउंट में, एक जैसे अमाउंट में उनको मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू एडवांटेजेस द ट्रांसप्लांटेशन इज यूजफुल। इन्हीं दोनों एडवांटेजेस के चलते ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये इस बात को इंश्योर करता है कि क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट को डिस्कस किया। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और बच्चों दूसरा हमने किया सोइंग ऑफ सीड। जरा सोच लो, अभी तक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ही काम किया है फार्मर्स का, सिर्फ पढ़ा है, किया भी नहीं, हमने सिर्फ पढ़ा है। क्या किया? फार्मर कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं और कैसे बीज को लगाते हैं, यही 2 पॉइंट पढ़ने में आधा घंटा बीत गया। जरा सोचो, किसान जब ये काम करता है तो उनको कितना टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, तो बीज लग गया है, सोइंग ऑफ सीड्स हो गए हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं ये पता चल गया। कमेंट करके बताइए व्हाट इज द थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तीसरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? पहले कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए और उसके बाद फाइनल अपना आंसर वीडियो को ऑन करके देखिए। तो आप लोगों ने अब कमेंट कर दिया तो आपको पता चल रहा होगा कि आपने जो थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस लिखा था बच्चों, वो कुछ लिखा था एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने इसको नीचे क्यों लिख दिया, है ना? खाद को डालना। बच्चों, मिट्टी तैयार हो गई, बीज लग गई, अब उसके बाद हम उसमें खाद डालेंगे। खाद अलग अलग तरह से हो सकते हैं। एक जो घर में बनाए जाते हैं, किसी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सड़ाकर, गलाकर, डिकम्पोज करके बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगी, और एक होता है फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल होता है और जिसे हम दुकानों से खरीद कर लाते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सब नाम होता है। ठीक है। अब बच्चों, ये जो एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये करता क्या है? अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिए। एक्चुअली जो फार्मर्स होते हैं, जिस एग्रीकल्चरल लैंड पे अपना खेती करते हैं, मान लो उन्होंने एक क्रॉप लगाया, जैसे सपोज दैट व्हीट लगाया, ठीक है, गेहूं का पौधा लगाया। अब अगले साल जब वो कटिंग कर लेंगे उस गेहूं के पौधे को, तो फिर से वो गेहूं ही लगाना चाहते हैं। तो बच्चों, इससे क्या होता है, मान लो कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने गेहूं लगाया था तो समझ लो कि 1 क्विंटल गेहूं हुआ, लेकिन जब अगले साल फिर वो लगाएंगे तो 1 क्विंटल से थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गेहूं स्टार्टिंग में लगा था, उन्होंने वाटर एंड मिनरल्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। उसके मिट्टी में से जितने भी मिनरल्स थे उन सबको लेकर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगा दिया, और साथ ही साथ जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गया। जाहिर बात है कि अगर आपको एक बॉक्स दिया जाए और उस बॉक्स में मैंने 1 रुपीज के 100 कॉइन्स रख दिए और आपको बोला जाए हर दिन उसमें से 1 कॉइन निकालो, कितने दिन में खत्म होगा? कमेंट करिए, कितने दिन में खत्म होगा? आई थॉट 100 डेज में खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, लेकिन अगर आपकी मम्मी या पापा हर दिन उसमें 1 रुपया डालते रहते हैं तो क्या वो कभी खत्म होगा? मेरे ख्याल से कभी खत्म नहीं होगा।
बस ऐसा ही कुछ काम फील्ड में भी होता है। जब हम किसी भी क्रॉप्स को लगाते हैं तो वो क्रॉप्स उस सॉइल के अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं उन सबका यूटिलाइजेशन कर लेता है और उसके बाद सॉइल के अंदर में कुछ बचा नहीं रहता, ज्यादा मिनरल्स नहीं बचते जो कि उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। ठीक है, जैसे वीट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो बच्चों जो सॉइल में जितने भी नाइट्रोजन होंगे वो सब खत्म हो जाता है। अगले साल जब फिर से हम वीट लगाना चाहेंगे तो फिर वो नाइट्रोजन लेना चाहेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो है ही नहीं, इसका मतलब उसके प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, ऐसा पाया गया। तो अब क्या होता है कि ऐसे चीजों को, उस मिट्टी के मिनरल्स को फुलफिल्ड करने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का एडिशन किया जाता है। और बच्चों ये जो मिनरल्स को फिर से भरना, सॉइल में मिनरल्स का फिर से भरना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल रेप्लेनिशमेंट। रेप्लेनिशमेंट मतलब फिर से उसको भरपूर करना। किस चीज की कमी थी? मिनरल्स की कमी थी। मिनरल्स को फिर से भरा गया उस मिट्टी के अंदर, तो फिर से वो हो जाएगा सॉइल रेप्लेनिशमेंट। और उसका कैसे भरा जाएगा? वेज कौन कौन सा है? तो सबसे पहला वेज है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है फील्ड फैलो, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। और तीसरा है बच्चों क्रॉप रोटेशन। ये 3 मेथड के द्वारा सॉइल में जो मिनरल्स की कमी हो गई है उसको भरने के लिए ये काम किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट से आपका सॉइल रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्रॉप रोटेशन एक्चुअली क्या होता है? मान लो फार्मर्स ने पहली बार लगाया वीट फर्स्ट सीजन में, 1 सीजन है ना, 1 सीजन में। अब क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में भी वो चाहता है कि वीट लगाए, तो ये हो गया सेकेंड सीजन। तो अभी आप देखोगे जब फर्स्ट सेकंड का अनाज, फर्स्ट सीजन का जो वीट है वो हार्वेस्टिंग हो गया, कट गया, तो उसके बाद फील्ड में क्रॉप रोटेशन किया जाता है। मतलब 2 सक्सेसिव प्लांट्स के बीच में आपको ऐसे प्लांट्स को लगाया जाता है जो कि नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट्स को फिक्स कर सके। और वो बच्चों जैसे मान लो मैंने यहां यूज किया लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स जैसे कि ग्राम, पीज है ना, ग्राउंडनट, ये सब जो होते हैं बच्चों, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। मटर के पौधे हो गए, चना के पौधे हो गए, ये सब क्या करते हैं, इनका जो रूट्स होता है, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट नोड्यूल्स होता है, उसके अंदर में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है बच्चों? एक बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा में, एटमोस्फेयर में, हवा है, हवा में एटमोस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको उस रूट में फिक्स करता है। जैसे सिंपल सी बात आप समझिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने पत्तों के द्वारा ले सकते हैं, लीव्स के द्वारा, लेकिन बच्चों हवा में जो नाइट्रोजन है प्लांट्स उसको पत्तों के द्वारा नहीं लेते, वो लेते हैं रूट्स के द्वारा। अब जो रूट्स है वो बेचारा डायरेक्टली नाइट्रोजन को उस गैसियस स्टेट में नहीं ले सकता, तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो जो हवा का नाइट्रोजन है वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हवा वाला नाइट्रोजन सॉइल में जाकर मिनरल्स में चेंज होगा तभी तो वो ले पाएगा। तो करेगा कौन? वो चीज चेंज करना, कन्वर्ट करना करेगा कौन? वो करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये वहां रहता है जहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि ग्राम, पीज और ग्राउंडनट। यानी कि जो फार्मर्स 2 वीट क्रॉप को लगाए हैं 2 सीजन में, उनके बीच में वो इस लेग्यूमिनस प्लांट्स को जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, जितना भी पहले वीट में, पहले बार के क्रॉप ने जितना नाइट्रोजन यूज कर लिया था, मिट्टी से जितना नाइट्रोजन खत्म कर लिया था, इस प्लांट्स के लगाते ही हवा का नाइट्रोजन फिर उस सॉइल के अंदर में आ जाता है। अब जब किसान दूसरी बार ये वीट लगाएंगे तो इसके लिए आराम से वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स ने जमीन के अंदर में, सॉइल के अंदर में फिक्स करके रखी हुई है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को अदला बदली करके लगाना, मतलब वीट लगाया, फिर वीट लगाना है तो बीच में एक बार लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, क्योंकि वीट ने नाइट्रोजन यूज किया, नाइट्रोजन सॉइल से खत्म हो गया,
उस सॉइल में फिर से नाइट्रोजन डालना है, मतलब सॉइल रिप्लेनिशमेंट करना है। उसको रिप्लेनिश करने के लिए कोई आदमी नहीं कर सकता, राइजोबियम बैक्टीरिया ही करेगा। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? इन्हीं सब प्लांट्स के रूट्स में मिलता है। और ऐसे प्लांट्स को ही हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि नाइट्रोजन पे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। किस फॉर्म में फिक्स करता है बच्चों? मिनरल्स जो बनता है तो ये होता है नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, इन सब के फॉर्म में वो रहता है। और फिर जब दूसरा बार वीट लगाएंगे तो उनको आराम से ये नाइट्रेट्स मिल जाएगा और वो अपना काम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्लियर है क्रॉप रोटेशन? गुड। अब आते हैं बच्चों फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब होता है कि अगर एक बार आपने जो क्रॉप लगाया उसको कटिंग कर लिया, हार्वेस्टिंग कर लिया, उसके बाद 1-2 सीजन तक उस फील्ड में कुछ भी ना लगाया जाए, उसको बोलते हैं फील्ड फैलो। मतलब टू लेफ्ट द एग्रीकल्चरल फील्ड अनकल्टिवेटेड, मतलब जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको बिना कुछ लगाए हुए उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना, दैट इज नोन एज अ फील्ड फैलो। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये जो फील्ड को हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, इससे कैसे मेरा सॉइल रिप्लेनिशमेंट हो सकता है? बच्चों जब हम फील्ड को खाली छोड़ते हैं तो उसमें कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते। जो भी छोटे मोटे प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे वो उसी में जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इवन कोई छोटे मोटे जानवर उसमें मर गए, कोई छोटे मोटे प्लांट्स उसमें आके रह गए, और जब 1-2 सीजन तक उसमें बहुत सारी एक्यूमुलेशन हो जाता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, तो उनके बॉडी का न्यूट्रिएंट्स भी उसी मिट्टी में मिल जाता है। यानी if the land is left uncultivated, then maybe the decomposed dead animals, the body of the dead animals and the plants, it replenishes the soil. सॉइल के रिप्लेनिशमेंट को वो कर सकता है। क्लियर? मतलब फील्ड को खाली छोड़ दीजिए, उसमें जो छोटे मोटे जीव जंतु मरेंगे उसके बॉडी का भी जो मिनरल्स होगा वो मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी का फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। तो फील्ड फैलो इसको कहते हैं। अब आते हैं फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। बच्चों मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में मैन्योर्स मैंने आपको बताया था कि मैन्योर्स जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया जाता है, और जो फर्टिलाइजर होता है ये केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में क्या खास बात है, किसका यूज करना चाहिए? एक्चुअली फर्टिलाइजर यूज करने पे उपज तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर किसान फर्टिलाइजर यूज करेगा तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गेहूं होगा, बहुत ज्यादा चावल होगा। मगर बच्चों फर्टिलाइजर का रेगुलर यूज करना मिट्टी के फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कोई किसान अपने खेतों में 1 kg यूरिया यूज किया। यूरिया क्या है बच्चों? एक तरह का केमिकल है जिसको फर्टिलाइजर कह सकते हैं। 1 kg यूरिया यूज किया। अगले साल उसी किसान को उतने ही फील्ड के लिए 2 kg यूरिया यूज करना होगा। मतलब ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना? क्योंकि फैक्ट्रीज वही लोग सेट करते हैं, उन्हीं लोग से लोग बनाते हैं, उन्हीं से खरीदते हैं। लेकिन किसानों को क्या फायदा है? उनको लगता है कि अरे चलो 1 kg में पहले दिन हुआ, अब 2 kg लग जाएगा। लेकिन ये 1 kg से 2 kg, फिर नेक्स्ट बार जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, उसके बाद जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। अगर ये सारा नॉर्मल काम अगर वो नहीं कर, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही चली जाएगी। और इसके चलते जो भी चीजें आपका जो यूरिया का यूज हो रहा है ये दिन पर दिन बढ़ते ही चला जाएगा। तो बच्चों अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में हम किसका यूज करें? मैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का एक कॉन्ट्रास्ट बता दे रहा हूं। Fertilizers, it is easily soluble in water, whereas the manures, it is not easily soluble in water. ये भी soluble है मगर थोड़ा टाइम लगता है। Fertilizers can provide the specific nutrients to the soil. जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बताया था कि 2 वीट के बीच में लेग्यूमिनस प्लांट लगा रहे हैं और ये काम सिर्फ राइजोबियम कर सकता है। लेकिन अगर मैनुअली ये काम किया जाए, कोई ह्यूमन बींग्स ये काम करे, तो फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स बहुत तरह के होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ नाइट्रोजन की कमी थी तो नाइट्रोजन को फुलफिल्ड करने वाला कोई फर्टिलाइजर चाहिए। It means specific nutrients can be fulfilled with the help of the fertilizer. जबकि मैन्योर्स का यूज करने पे ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो फुलफिल्ड हो जाता है। ठीक है? मैन्योर्स जो होते हैं थोड़े बल्की होते हैं, मतलब इनको लाने ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फर्टिलाइजर्स थोड़े हल्के होते हैं, इनको कैरी करना बहुत ही इजी होता है। फर्टिलाइजर से नुकसान सिर्फ ये है दैट इट कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल एज वेल एज इट कैन रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। बस ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जिसके चलते जो हम मैन्योर्स है इसको हम बेस्ट कहते हैं। बच्चों जरा बताओ कि अगर हम किसी चीज का यूज करते हैं और जहां से भी हम यूज ले रहे हैं अगर हम उन चीजों को खराब कर दें तो क्या ये अच्छी चीज है?
बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो कि आपके घर में एक बल्ब चलता है और उस बल्ब से आपको रोशनी मिलती है, तो क्या हम उस बल्ब को तोड़ दें? क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल नहीं ना। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। उसी तरह बच्चों, अगर मुझे मालूम है कि जमीन से या मिट्टी से हम लोगों को क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उस क्रॉप को या उस सॉइल को, उस मिट्टी को हम अच्छे से बना के रखें या उसमें किसी तरह का पॉल्यूशन ना होने दें? लेकिन आपने पढ़ा होगा सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। जहां पर हम सॉइल रिप्लेनिशमेंट के नाम पे जहां फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा से ज्यादा सॉइल पॉल्यूशन भी फैल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस, नाम तो है कि सॉइल रिप्लेनिशमेंट का काम हम कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दिस द सॉइल पॉल्यूशन ऑल्सो ऑकर्स। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जहां पर आपको ये तीनों चीज ध्यान देना है। हाउएवर दीज 3 मेथड्स दे कैन बी यूज्ड फॉर द सॉइल रिप्लेनिशमेंट। मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब इसका एक सेकंड पार्ट बना दूं, क्योंकि अभी भी इसके बाद बहुत सारे कंटेंट बाकी हैं। तो आज हमने पढ़ा सॉइल रिप्लेनिशमेंट तक के बारे में। आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ में आया या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे पार्ट 2 बनाना है या नहीं। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।